नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, इंडियन नमस्कार। अचीवर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, चूंकि इस सितंबर महीने की 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आज हम एक ऐसे मेहमान को लाए हैं जो हिंदी के राजदूत रहे हैं विदेशों में। वैसे तो दोस्तों हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा आज तक नहीं बन पाई, जबकि 140 करोड़ लोगों के देश भारत में लगभग 43% लोग, यानी कि 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। और शायद इसीलिए हमारे देश में आज भी हिंदी दिवस मनाया जाता है और सरकारी दफ्तरों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी किसी भी भाषा का दिवस हमारे देश में नहीं मनाया जाता। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मेहमान के साथ जिन्होंने विदेशों में हिंदी का न केवल विस्तार और विकास किया, बल्कि उन्होंने हिंदी के प्रति दूसरे देशों में उस देशों के लोगों में प्रेम भी जागृत किया। वो कनाडा में रहे, वो फिजी में रहे, वो बुल्गारिया में रहे। उन्होंने जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है इंडिया दिल्ली में, उसमें भी हिंदी सिखाई, और जो मैक्स मुलर भगवान में भी उन्होंने हिंदी सिखाई। उसके अलावा वो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हिंदी के प्राध्यापक रहे। और अभी तक आपको एक और बात बता दूं कि वो अभी तक 28 पुस्तकें लिख चुके हैं, और वो विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुल्गारिया हिंदी डिक्शनरी लिखी। और मजे की बात, उस समय उनके पास टाइपराइटर नहीं होता था, तो उन्होंने लगभग 650 पन्ने अपने हाथ से लिखे, और लिखना भी ऐसा कि वो दूसरे को समझ में आ जाए जिसने उसकी एडिटिंग करनी थी। तो दोस्तों, आज हमारे मेहमान डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा हमारे साथ हैं। विमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन से करें। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और हिंदी के बारे में मैं कुछ कह सकूं इसके लिए अवसर देने के लिए। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू किया 1965 में, 7 जनवरी को। अच्छा एक बहुत लंबा समय बीत गया जी। रिटायर हुए भी मुझे 22 साल हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन हिंदी के प्रति जो स्नेह बना हुआ है वो आज तक वैसा ही है। मेरे समय में जो लोग हिंदी पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1958 में प्रवेश लिया बीए में, 60 में बीए किया, 62 में एमए किया, और 1964 में पद्म भूषण राम कुमार वर्मा, जो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनके निर्देशन में मैंने डॉक्टरेट की। वहाँ से डॉक्टरेट का परिणाम आया ही नहीं था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष नगेन जी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ आ जाइए पढ़ाने दिल्ली विश्वविद्यालय में। वे चाहते थे एक नया विषय विश्वविद्यालय में शुरू करना चाहते थे एमए के स्तर पर। वो विषय था पाठालोचन, जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनके संपादन का कार्य, और वो सिर्फ उसकी व्यवस्था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में थी। तो उनको लगा कि जो नया विषय है उसके लिए इलाहाबाद से किसी को बुलाया जाए, और मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझसे कहा आप यहाँ आ जाइए और पढ़ाइए। तो 1965 से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू हुआ। 1950 वर्ष समझ लिए आपने, मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया। इसी बीच हुआ क्या कि जब मैं पढ़ा रहा था या पढ़ाना शुरू किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मुझे लगा पढ़ाने का जो काम है उससे तो
2-3 घंटे का ही है। और जब मैं शोध करता था तो 10-10 घंटे पढ़ता था। तो मुझे लगा ये बहुत खालीपन है, समय का अपव्यय है, कुछ करना चाहिए। उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय में डेक्कन कॉलेज पूना से बड़े प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक थे प्रबोध बेचर दास पंडित। उनके पिता भी संस्कृत के बहुत विद्वान थे, बेचर दास जी। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान विभाग के अध्यक्ष होकर के आए। मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं भाषा विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझसे उन्होंने कहा कि ये विषय हिंदी वालों के लिए नहीं, बहुत कठिन विषय है। अच्छा। अच्छा, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि ऐसा कौन सा कठिन विषय है जो हिंदी वालों के लिए कठिन है। ये इसको आप हिंदी की निंदा मानते हैं या बेइज्जती मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, ये उनका अनुभव कहता होगा। हम्म। तो फिर उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो मैंने कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो आपको किसने पढ़ाया? तो मैंने कहा संस्कृत मुझे पढ़ाते थे महामहोपाध्याय उमेश मिश्र, दर्शन पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे महामहोपाध्याय क्षेत्र चंद चट्टोपाध्याय, भाषा विज्ञान पढ़ाते थे धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इतना कहते ही उन्होंने कहा अच्छा आप प्रवेश ले सकते हैं। क्या तो कहा? मैंने देखा कि गुरु की जो महिमा है हाँ। वो अनंत है। उनके नाम से मुझे प्रवेश मिल गया भाषा विज्ञान में। तो मुझे हमेशा ही लगता रहा कि हिंदी के प्रति इनकी दृष्टि जो है वो ठीक नहीं है। जी। लेकिन हिंदी का विद्यार्थी मैं ही था, बाकी सारे अंग्रेजी के लिए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो 20 विद्यार्थी थे जो प्राध्यापक थे अंग्रेजी के सामान्यतः, धीरे धीरे उनको उन्होंने क्लास से हटा दिया, कहा कि आपके पास का नहीं है। और अच्छा। बहुत कम विद्यार्थी रह गए। अंत में क्या हुआ, पास विद्यार्थी केवल 3 ही किए उन्होंने। और उसमें फिर शोध के लिए मुझे अपने निर्देशन में ले लिया। अच्छा। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे उनसे डर भी लगता रहता था। वो रोज मुझे अपने घर बुलाते और यूनिवर्सिटी के पास एक रिज रोड है, मुझे वहां टहलाते और भाषा विज्ञान समझाते। वो लंबे थे, मैं छोटा था, मैं उनके पीछे दौड़ता ही रहता था। अच्छा। तेज चलते थे, लंबे थे, मैं छोटा था, पीछे दौड़ता ही रहता था। समझाते रहते थे, घर आकर के मुझे कॉफी पिलाते थे और कहते थे अब तुम जा सकते हो। और धीरे धीरे उन्होंने मुझे भाषा विज्ञान के प्रति रुचि तो जागृत की ही, और साथ ही साथ हिंदी के प्रति जो उनका वो था एकांगी दृष्टिकोण, वो लगभग बंद सा हो गया। मुझसे फिर हिंदी की बात नहीं करते। मुझे अपने गुरुओं का याद आ जाता, मैं उनको मन ही मन प्रणाम करता, नमस्कार करता कि मेरी रक्षा इन गुरुओं ने कर ली है। उसके बाद क्या हुआ, राजीव जी मुझसे कहने लगे तुम हिंदी छोड़ दो, हिंदी विभाग छोड़ दो, मेरे यहाँ आ जाओ। मैंने कहा मैं हिंदी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे हिंदी आती है और भाषा विज्ञान मुझे आता नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने एक उपाय सोचा कि इसको यहाँ से विदेश भेज दो। अच्छा। हाँ, जिससे इसका यहाँ से पल्ला छूट जाए। हिंदी से उन्हें वो था, और उन्होंने मेरी व्यवस्था कर दी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति के साथ। अच्छा। अमेरिका में? वो था 1968 का समय। हाँ, अमेरिका में ना? अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ऑस्टिन में उनके जो हेड थे प्रोफेसर एडगर पुलोमे, वो मुझे यहाँ लिंग्विस्टिक्स पढ़ाते थे। उस समय विभाग में 40% जो थे अध्यापक वो अमेरिकन थे, तो अमेरिकन मुझे पढ़ाते थे, मुझे जानते थे। और जब पंडित जी ने उनसे कहा कि ये मेरा विद्यार्थी, मैं चाहता हूँ कि इसको भाषा विज्ञान ठीक से आ जाए, तो ये आपके यहाँ जाकर के पढ़े आपके निर्देशन में। वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के बड़े नामी आदमी थे। उसी बीच क्या हुआ, जब मैंने अपने पिताजी से कहा तो पिताजी ने कहा बिना विवाह के नहीं जा सकते।
पहले विवाह, उसके बाद जाने की बात। अच्छा। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे वो छूट गया, क्योंकि विवाह तो इतनी जल्दी होता नहीं। पंडित मुझसे बहुत नाराज हुए। अच्छा। उसी बीच आईसीसीआर ने विज्ञापन दिया विदेश में हिंदी पढ़ाने के लिए अतिथि प्रोफेसर का। मुझे कॉलेज में 5 वर्ष हो चुके थे। 5 वर्ष के बाद छुट्टी मिलने का बिना नौकरी गंवाए प्रावधान था। और उस समय आईसीसीआर के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के चेयरमैन थे और आईसीसीआर के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि इंटरव्यू तो मेरा कभी हुआ नहीं था। नगेन जी ने तो मुझे निमंत्रित करके बुला लिया था। अंग्रेजी का वर्चस्व था। मुझे लगा पता नहीं कैसे बीतेगी वहां। और वो सांस्कृतिक विनिमय के अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्ति की बात थी, और 3 स्थान थे। एल कॉलेजियो डे मेक्सिको के लिए मेक्सिको सिटी में, और दूसरा था बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी रोमानिया में, और तीसरा था यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया बुल्गारिया के लिए। तो जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने, मेरा नाम तो वी से आता है, तो वी से जिसका आता है तो उसका तो बहुत देर में इंटरव्यू होगा। पहले ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। तो मुझे मालूम पड़ता रहता था कि कौन किससे क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तरह तरह के प्रश्न पूछते थे वो, कठिन कठिन प्रश्न पूछते थे। हमने पूछा अंग्रेजी में पूछते हैं कि हिंदी में पूछते हैं, तो उन्होंने कभी अंग्रेजी में पूछते हैं, कभी हिंदी में पूछते हैं। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ जाना चाहते हैं उस देश के बारे में कुछ जानते हैं। तो इससे पहले राजीव जी की मैं कुछ बताऊं, उन्होंने कहा कि ये मानचित्र टंगा हुआ है दीवार पर, आप ये बताएं कि बुल्गारिया कहाँ है। और उन्होंने एक पॉइंटर मुझे दे दिया, क्योंकि मैं छोटा था। पॉइंटर से बताइए। तो मैं तो तैयारी करके गया था। ये तैयारी मैंने की थी हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में सवाल पूछेंगे, हिंदी के अध्यापक की बात है। और उन्होंने सीधे पूछा बुल्गारिया के बारे में, तो मैं देख के गया था, तो मैंने बता दिया उनको कि ये बुल्गारिया है। अच्छा, बता दिया मैंने पॉइंटर से, क्योंकि मैं पढ़ के गया था। लेकिन उन्होंने हिंदी के बारे में मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछे। अच्छा। मुझे लगा कि इतना समय हो गया, ये टालने के लिए मुझसे ये सब बात कर रहे हैं कुंजरू जी। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ये बताइए कि आप इलाहाबाद के पढ़े हुए हैं ना। मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद का लोगो क्या है, ये बताइए आप, लोगो। अच्छा। तो मैंने उनको बता दिया कि ये बैनियन ट्री लोगो है। तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। तो हमने कहा नीचे है जितनी शाखाएं उतने पेड़। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं लिखा हुआ है उसमें, लैटिन में बताइए क्या लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा लिखा हुआ है कोट रामी टॉटरबोरस, जितनी शाखाएं उतनी। कोट रामी टॉटरबोरस लैटिन का प्रोवर्ब है, जितनी शाखाएं उतने पेड़। इसका मतलब है कि हर शाखा जो है बाद में एक वृक्ष का रूप ले लेगी। उसका तात्पर्य यह है कि यहाँ का हर विद्यार्थी बाद में एक संस्थान की तरह बन जाएगा। ओके। ऐसा था भी। उन्होंने ये पूछा, फिर ये पूछा उन्होंने कि क्या आप, अगर आपकी नियुक्ति बुल्गारिया हो सकती है तो आप जाना चाहेंगे। तो मैंने कहा आया तो इसीलिए हूँ, है ना। तो ये कह करके उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। अच्छा। मुझे लगा कि ये समय टालने के लिए, और क्योंकि अंत में हूँ, थक भी गए होंगे, कहा कि इसका इंटरव्यू तो लेना ही है। 10 दिन के बाद मेरे पास नियुक्ति पत्र आ गया कि आपको बुल्गारिया जाना है। अच्छा। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, छुट्टी मिल गई, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए थे। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ, आपके तब आपकी शादी हो गई थी या नहीं हुई तब शादी हो गई थी। अच्छा, क्योंकि फिर तो समय ठीक बीत है। गया था ना, शादी फिर हो गई तो थी।
फिर तो हाँ, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी बाधा थी वो। तो जब ये हो गया तय वहां पर, मैंने तो छुट्टी ले ली वहां कॉलेज से। सब जगह हल्ला हो गया, क्योंकि उस समय विदेश बहुत कम लोग जाते थे। सब लोग मुझे समझाने लगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। लेकिन धीरे धीरे उसमें विलम्ब होता गया, क्योंकि वो विनिमय के अंतर्गत था। तो एक आदमी को भारत भी आना था वहां से अध्यापन के लिए, बल्गारियन पढ़ाने के लिए। तो शुरुआत की बात थी, वो तय नहीं हो पा रहा था। और मेरी स्थिति विचित्र थी। सब लोग कहें जाने वाले हैं और जा नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है। संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बी.के. मतीलाल, जो बड़े नामी भारतीय दार्शनिक थे, वो वहां अध्यक्ष थे। वहां पर एक प्रोफेसर रुक्मणी राजामणि जो थी, वो संस्कृत की, वेद की प्रोफेसर थी वहां, उनकी नियुक्ति हुई थी। और दिल्ली विश्वविद्यालय की थी, मुझे जानती थी, मेरेंडा हाउस में वो प्रिंसिपल भी थी। उनको वहां से कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना था, तो उन्होंने मतीलाल जी से कहा कि विमलेश जी जो हैं इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। मुझे उन्होंने बताया नहीं। तो वहां से अचानक निमंत्रण आ गया टोरंटो से। वहां से निमंत्रण आया और वो इमिग्रेशन के पेपर्स के साथ आया। अच्छा। हाँ, कि आपको इमिग्रेशन की सुविधा है, आप इमिग्रेशन लेकर आइए। तो मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने इनको एक पत्र लिखा कुंजरू जी के नाम कि अभी यहाँ कुछ तय नहीं हो रहा है, और मैंने तो छुट्टी ले ली है, इसलिए मैं टोरंटो जा रहा हूँ। वहां पहुंच गया। तो वो तो विकसित देश, बड़ी सुख सुविधाएं, और हिंदी का मैं अध्यापक था, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। वेतन भी अच्छा था, वातावरण भी अच्छा था, विद्वानों का साथ संसर्ग था। प्रोफेसर बी.के. मतीलाल थे, इंडियन स्टडीज के, इंडियन फिलोसफी के। प्रोफेसर ए.के. वार्डर थे, जो पोलिटिक्स के बहुत नामी विद्वान थे। प्रोफेसर तो आर.के. स्मिथ थे। उस जमाने में कितना वेतन था आपका? उस समय मेरा जो वेतन था $1000 था, 1974 में, उन्नीस सौ अच्छा। तिहत्तर चौहत्तर में, हम्म। $1000। तो मैंने उनसे पूछा लिख करके कि ये वेतन पर्याप्त है उसके लिए, परिवार के लिए? तो उन्होंने कहा ये पर्याप्त से अधिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम्म। तो मैं वहां चला गया और मैंने पंडित से कहा कि मैं वहां जा रहा हूँ। पंडित बड़े खुश हुए कि इनका हिंदी विभाग से पिंड छूटा। अच्छा। तो जब वहां पहुंचा तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि विमलेश कांति वर्मा मेरे स्टूडेंट हैं, उनको लिंग्विस्टिक्स सिखाइए आप। हम्म। ये देखिए, गुरु जो है आपको कैसे आपके पीछे लगा रहता है कि विद्यार्थी जो है ठीक से विषय सीख ले। हम्म। तो वहाँ एक H.A. ग्लीसन थे, जिनकी किताबें मैं यहाँ पढ़ता था। उनको उन्होंने फोन किया कि मेरा विद्यार्थी वहाँ आया है टोरंटो विश्वविद्यालय में। वो भी टोरंटो विश्वविद्यालय में लिंग्विस्टिक्स के हेड थे। उनसे कहा कि विमलेश जी साहब कहिए कि वो आपके पास आए और भाषा विज्ञान पढ़ें। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ ओंटारियो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, बहुत बड़ा। वहाँ के प्रोफेसर स्टर्न थे, ब्रिटिश। उन्होंने उनको फोन किया कि विमलेश भाषा विज्ञान के आदमी हैं, उनको भाषा शिक्षण की प्रविधि सिखाइए आप। तो मैं वहां जाने लगा, क्योंकि कक्षा जो थी वो तो 3 घंटे होती थी सायंकाल, सारा दिन खाली होता था। तो दिन में मैं वहां जाके पढ़ने लगा और शाम को पढ़ाने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पत्नी भी मेरे साथ थी और छोटा बेटा भी मेरे साथ था। और उन्होंने मुझे खूब सिखाया भाषा शिक्षण, कैसे पढ़ाया जाए विदेशी भाषा को। और बड़ा प्रेम था उनका, क्योंकि गुरुदेव पंडित का आशीर्वाद था। उन्होंने उनसे कह रखा था, वो सारे अमेरिकन उनके मित्र थे, सारे अमेरिकन कैनेडियंस जितने लिंग्विस्टिक्स के थे। मुझे बहुत स्नेह मिला। इसी बीच क्या हुआ, 7-8 महीने के बाद ICCR से फोन आया कि आपने जाने के लिए वचन दिया था, अब आप वहां से यहाँ आइए।
सारे लोगों ने मुझे बहुत हतोत्साहित किया अच्छा। कि तुम कनाडा छोड़ के तुम बल्गारिया जा रहे हो, तुम्हें यहाँ अच्छा वेतन है, इमिग्रेशन दे रहे थे, तुमने इमिग्रेशन लिया नहीं, तुमको वहां जाने की क्या जरूरत है, वहां कोई अंग्रेजी बोलता नहीं, हिंदी कोई समझता नहीं। लेकिन मैं उस समय यंग था, मेरा मन था घूमने का, है ना। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, दुनिया घूमूंगा। तो वहां से मैंने उनसे कहा कि सत्र समाप्त होते में चला जाऊंगा। आईसीसीआर से मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे भारत होते हुए जाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भारत आ जाइए, फिर यहाँ से चले जाइए। उस बीच उन्होंने क्षमा करें, उस बीच उन्होंने मुझे दूसरा नियुक्ति पत्र दे दिया कि आप जा सके वहां। तो मैं जब वहां पहुंचा बल्गारिया, ये मेरा विदेश का दूसरा अनुभव था। पहला अनुभव तो टोरंटो में था, जो बहुत सुखद था। जब बल्गारिया पहुंचा, रात को 3 बजे थे और बर्फ गिर रही थी, धुआंधार बर्फ गिर रही थी। कोई मुझे लेने नहीं आया एयरपोर्ट पे। मैं जहां जाऊं कोई समझे नहीं, जितना लिखा हुआ है वो सब लिखा हुआ है रशियन में, बल्गारियन में, उनकी लिपि अलग। मैं सोचने लगा कहाँ मैं फंस गया, और लगने लगा कि जो कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे। मैंने अपने हाई कमिश्नर को फोन किया कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, कोई यहाँ लेने नहीं आया, अब क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा कि आपको लेने विश्वविद्यालय के लोग भी और दूतावास से भी लोग गए थे, आपकी फ्लाइट 4 घंटे लेट थी, और इस समय इतनी बर्फ पड़ रही है कि कोई आ नहीं सकता, आप अच्छा। वहां इंतजार करें और सुबह आपको लोग ले जाएंगे। वहां क्या हुआ, मैं तो परेशान था, कोई समझ ही नहीं रहा था, भाषा नहीं कोई समझ रहा था। और वहां क्या होता है राजीव जी, जैसे हम जो कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं हाँ और इसको कहते हैं ना। हाँ हाँ। वहां इसको कहते हैं हाँ और इसको कहते हैं ना। तो जो मैं कहूँ वो समझे ही ना हो, क्योंकि वो तरीका फर्क। हम्म। अंत में क्या हुआ कि मैंने देखा कि यहाँ तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहा और मैं समझ नहीं पा रहा, ये कुछ कर नहीं रहे। तो देखा मैंने कि एक भारतीय जो हैं वो आ रहे हैं, और उनको लेने बहुत से लोग वहां पहुंचे हुए हैं, माला लेकर के और सब लेकर के। तो कोई दक्षिण वाले थे, मुझे नाम भूल रहा है उनका, वो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे भारत से। उनको वहां बुलाया गया था, तो उनको लोग लेने आए थे। तो मैंने जाकर उनका हाथ पकड़ा और मैंने उनसे हिंदी में कहा मेरा नाम विमलेश कांति है और यहाँ तो कोई समझ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। तो मुझे लगा देखिए एक भारतीय जो है वो एक भारतीय कैसे मदद करता है। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, प्रोफेसर विमलेश कांति वर्मा, यहाँ पढ़ाने आए हैं, लेकिन यहाँ कोई लेने नहीं आया। तो जब तक ये इनकी व्यवस्था नहीं होती मैं इनके पास रहूंगा। अच्छा। हाँ, तो वो तो बहुत बड़े थे हम्म। और मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसी मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं इनकी व्यवस्था नहीं होती ये मेरे साथ रहेंगे। अब वो मुझे लिए हुए कार में, उनका तो होटल निश्चित था, मेरे हम्म। लिए होटल खोजते रहे, कहीं जगह ना मिले। फिर एक होटल में मुझे उन्होंने व्यवस्थित किया, उसका नाम है होटल बलकान, बहुत बड़ा होटल था। वहाँ उन्हें मुझे वो कर दिया, अपना मुझे नंबर दिया और कहा कि मैं जाकर तो आपको फ़ोन करूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह। तो ये विदेश में एक भारतीय दूसरे भारतीय के लिए कितना अधिक करता है, ये मैंने पहली बार वहाँ देखा। अच्छा। हम्म। सुबह वहाँ हड़कंप मच गया कि विमलेश कांति गए कहाँ, हम्म। यहाँ देखो इनकी तो खबर ही नहीं। फिर उस देश में सब चीजें इतनी
सरल थी पता करना। एम्बेसी ने पता कर लिया कि मैं होटल बलकान में हूँ। तो वहाँ दूतावास से लोग आए और यूनिवर्सिटी से लोग आए और मुझे वहाँ से ले जा करके उन्होंने मेरे अपार्टमेंट में मुझे व्यवस्थित कर दिया। इस तरह से पहला दिन मेरा वो बीता उनके सहयोग से, और उनको मैं जीवन भर याद करता रहा। और मैं ये सोचता रहा कि विदेश में अपने देश का आदमी अपने देशवासी के लिए कितना कर सकता है। और वो आदमी जो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और मुझ जैसे आदमी के लिए जिसको बिल्कुल नहीं जानता कितना सहायक हो सकता है, ये मेरा पहला अनुभव था विदेश में। उसके बाद राजीव जी क्या हुआ, वाइस चांसलर का फोन आया कि आपका स्वागत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप रशियन जानते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। कहा बल्गेरियन जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता। कहने लगे आप फ्रेंच जानते हैं? मैंने कहा वो भी नहीं जानता। कहा जर्मन जानते हैं? मैंने कहा वो भी नहीं जानता। तो मैंने कहा कि आपको हिंदी आती है? उन्होंने कहा मुझे हिंदी नहीं आती। हमने कहा आपको संस्कृत आती है? नहीं आती। तो उन्होंने कहा उर्दू आती है? नहीं आती। मैंने कहा फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरी भाषा नहीं आती, मुझे आपकी भाषा नहीं आती, तो मुझे पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं। और उन्होंने मुझे बल्गारिया यूनिवर्सिटी में पहले दिन मुझे वो ले गए और कहा ये आपकी कक्षा है। उस कक्षा में 8 विद्यार्थी थे जो मुझसे सब उम्र में दुगने थे। मैं था 30 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 75 वर्ष का, और सब ऐसे ऐसे बड़े विद्यार्थी थे। और वो जो विद्यार्थी क्या थे, वो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ थे और भारत में उनकी रुचि थी। मैं सोचने लगा कैसे कैसे लोग हैं विद्यार्थी हैं। लेकिन मुझे समझ में आया क्योंकि सांस्कृतिक विनिमय है तो इसलिए लोगों की रुचि भारत में होगी, इसलिए वो सीखना चाहते हैं। तो वो सब मुझे बेटे के समान मुझ पर स्नेह करने लगे और मुझसे उनकी अच्छी मित्रता हो गई। वो मुझे घर बुलाने लगे, मेरे यहाँ आने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा। और राजीव जी उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था, अध्यक्ष महोदय ने, कि मैं नहीं जानता कि ये जो पाठ्यक्रम है ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये सांस्कृतिक विनिमय के अधीन है, लेकिन हम हिंदी का पाठ्यक्रम चलाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तकें आप तैयार कर दें जितने समय में आप यहाँ आए। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो पढ़ाना शुरू नहीं हुआ और 3 पुस्तकें कह रहे हैं, एक व्याकरण की पुस्तक, एक ध्वनि की पुस्तक और एक शब्दकोश। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश है। उन्होंने कहा इसमें हम आपको पूरा सहयोग देंगे। आप चाहें तो यूरोप में जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है वहाँ आप जाके देख सकते हैं और हम उसको आपके लिए उसके लिए सुविधा देंगे। तो मेरे मन में तो था ही घूमना, बस यही लग रहा था कि मैं जाऊंगा तो पत्नी को यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैं पोलैंड गया, रोमानिया गया, सब जगह मैं गया और मैंने देखा कि वहाँ हिंदी कैसे वहाँ के लोग पढ़ाते हैं। मुझे अच्छा लगा, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, मैं लौट के आ गया। तो मित्रों, जो डॉक्टर विमलेश जी की कहानी में मैं इतना रम गया कि हमें समय का पता नहीं चला। और अभी तो बल्गारिया की और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो अभी हमारे सामने आएंगी और वो हम अपने आपके इसके भाग 2 में आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद विमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।